चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। मैं हूं नितिन कुमार छारी और सिविल जॉब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 7 प्रारंभिक परीक्षा की जो यूनिट 7 है वो बहुत ही अच्छी यूनिट है। इसके अंतर्गत आपको तमाम तकनीकी से भरपूर जानकारी मिलने वाली है, तो इसको एंजॉय करते हुए अपन पढ़ेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत जो यूनिट 7 का नाम आयोग ने हमको जो दिया है, उस आयोग के द्वारा बताए गए इस नाम के आधार पर हम आगे इस सिलेबस को डिस्कस करेंगे। नाम क्या है? विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य। विज्ञान क्या होता है आप जानते हैं, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक, ये तो बात हुई बच्चों वाली जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। लेकिन अगर हम आज की स्थिति में विज्ञान को समझे तो विज्ञान क्या है? वी और ज्ञान का एक समुच्चय है। वी और ज्ञान का समुच्चय है, जिसमें वी का मतलब होता है विशिष्ट और ज्ञान मतलब ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो अपने आप में कैसा हो? विशिष्ट हो। वह ज्ञान क्या कहलाता है? वो कहलाता है विज्ञान। ठीक, विज्ञान को ही इंग्लिश में अगर अपन देखें तो साइंस कहते हैं। साइंस एक लैटिन भाषा का वर्ड होता है साइंटिया, जिसका अर्थ होता है टू नो, अर्थात किसी भी चीज के बारे में जानना। किसी भी चीज के बारे में जानना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है, यानी कि विज्ञान की सबसे मूलभूत विशेषता यह है कि उसके अंतर्गत ज्ञान क्रमबद्ध रूप में आपको प्राप्त होगा। जैसे अगर आप इतिहास भी पढ़ते हैं तो सपोज करो इतिहास में आपने पढ़ लिया आज मुगल काल, कल पढ़ लिया दिल्ली सल्तनत, परसों पढ़ लिया हड़प्पा सभ्यता, फिर आपने वैदिक सभ्यता पढ़ ली, फिर स्वतंत्रता संग्राम पढ़ लिया। फिर आप बोले कि सर मैंने पूरा इतिहास पढ़ लिया, तो क्या इन इतिहास की समस्त घटनाओं को आपस में क्रमबद्ध रूप से जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे। क्यों नहीं जोड़ पाएंगे? क्योंकि आपने क्रमबद्धता उसमें दिखाई नहीं। तो विषय का एक विशिष्ट गुण होता है कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए? क्रमबद्धता होनी चाहिए, सिस्टमेटिक नॉलेज होना चाहिए। अगर सिस्टमेटिक नॉलेज नहीं है तो फिर उसके ज्ञान की तार्किकता को हम समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक, इसी के साथ हमको पढ़ना है पर्यावरण। पर्यावरण क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमारा समाज जो है ना, वो पर्यावरण के प्रति गैर तार्किक हो गया है, अनैतिक हो गया है। हम रोड पे चल रहे हैं और रोड के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। रोड अगर दूषित हो रहा है, गंदा हो रहा है, तो उस पर कई प्रकार के जीवाणु, बैक्टीरिया आदि बैठकर हमको रोग ग्रसित कर रहे हैं। फिर हम रोग जब ग्रसित हो जाते हैं तो स्वास्थ्य पर होने वाले भारी खर्चे के प्रति दुखदायी कारणों को रोने लगते हैं। यार बहुत खर्चा हो रहा है, एक बीमारी हो गई है, उस बीमारी के लिए ये इलाज करवाओ, वो इलाज करवाओ, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। तो ये बीमारी एक टेस्ट मैच जैसी हो जाती है, जिसमें ओवर पे ओवर आते जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है मैच। ठीक, तो इस तरीके से हमें विज्ञान और तकनीकी के आधार पर पर्यावरण और स्वास्थ्य को समझकर आगे बढ़ना है। और ये बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट यूनिट है। हालांकि हर यूनिट से आयोग लगातार क्या है? 10-10 प्रश्न पूछता है। तो संभव ये है कि यहाँ से भी वो कितने प्रश्न पूछेगा? 10 ही पूछेगा। और लगातार वो पूछ रहा है तो आगे भी वो 10 प्रश्न पूछेगा। हम इस उम्मीद को ध्यान में रखते हुए अपनी इस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर लेते हैं। ठीक, अब आयोग ने जो हमें सिलेबस दिया है, चलो हम उस सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार हमें सिलेबस के अंदर कौन कौन से बिंदुओं पर विशेष चर्चा करनी है, जो हमें पढ़नी है। ठीक, जैसे विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य इस यूनिट का नाम रख के दिया है और इसके अंदर हमें पढ़ना है विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान। ठीक, तो विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी होती हैं? अभी तो हमने सोचा कि पहले विज्ञान को ही समझ लें। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके अंदर तार्किकता होती है, जिसके अंदर सार्वभौमिकता होती है, जिसके अंदर निकट भविष्य के करने की क्षमता भी होती है। जैसे अगर मैं कहूं कि आप पानी को बॉईल करें, आप क्या करें? पानी को बॉईल करें। और इस पानी को अगर आप बॉईल करते हैं और इसको बॉईल करने के लिए आप कितने डिग्री? 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को क्रिएट कर दें। तो 100 डिग्री टेम्परेचर पर अगर इस पानी को उबालेंगे, बॉईल करेंगे, गर्म करेंगे, तो इसको गर्म करने से क्या होगा? गर्म करने से ये होगा कि ये भाप में कन्वर्ट होने लगेगी, यानी कि वो बॉईल होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? बॉईल होने लग जाएगा, उबलने लग जाएगा, है ना। तो अब इस आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी भी पानी के अणु को 100 डिग्री टेम्परेचर पे आप ले जाओगे तो वो बॉईल होगा, है ना। मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर आप पानी को बॉईल करें और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसको बॉईल कर दें तो इसका मतलब पानी बॉईल नहीं होगा।
ठीक, क्यों नहीं होगा? क्योंकि पानी को बॉईल होने के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये है उसका निकट भविष्य या उसकी तार्किकता या उसकी भविष्यवाणी। ठीक, अगर हम इसी प्रकार से अगर किसी और के बारे में जानकारी दें, जैसे कि कोई एक ग्रह है ना, समझना कि कोई एक ग्रह है जो किसी दूसरे ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रहा है। कोई एक ग्रह किसी दूसरे ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, तो उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करने से घर्षण की क्रिया द्वारा वो जलने लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे अब जरूरी नहीं कि अपन एक ग्रह को ही ले उदाहरण के तौर पे, आप यहाँ पे किसी एक उल्का पिंड को ले लो, वो किसी दूसरे ग्रह के संपर्क में आएगा तो उस पे भी घर्षण लगेगा। आप रोड पे चल रहे हो तो आप पे भी घर्षण लग रहा है, आप नहीं चल रहे हो, कार चल रही तो उस पे भी घर्षण लग रहा है। ठीक, आप खड़े हो तो आपके खड़े होने पे भी घर्षण लग रहा है। यानी कि विज्ञान क्या है? एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत दिए गए सभी तार्किक जो ज्ञान है वो सभी जगह समान रूप से लगते हैं। ठीक, अब इस तार्किकता को समझने के लिए हमें कुछ टॉपिक लिख कर दिए हैं, जैसे विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान। अभी थोड़ी देर बाद इस प्रारंभिक शाखाओं के ज्ञान को भी हम समझेंगे। तो विज्ञान की प्रारंभिक शाखाएं कौन कौन सी? तो विज्ञान को मुख्य रूप से अध्ययन की सुविधा के ध्यान को देखते हुए हमें 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है आपका जीव विज्ञान, दूसरा होता है आपका भौतिक विज्ञान और तीसरा होता है रसायन विज्ञान। तो विज्ञान को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मुख्य रूप से अगर हम कहें तो 3 प्रमुख शाखाओं में बांटा है। और टॉपिक का नाम क्या है? विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान। तो विज्ञान की शाखाओं का जो प्रारंभिक ज्ञान है वो हमें यहाँ पे अर्जित करना है। जैसे जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो जीव विज्ञान के कुछ मौलिक सिद्धांत पढ़ लेंगे, भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो भौतिक विज्ञान के कुछ मौलिक सिद्धांत पढ़ लेंगे, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो रसायन विज्ञान के भी कुछ मौलिक सिद्धांत हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक, तो ओवरऑल विज्ञान की कुछ मौलिक सिद्धांत पढ़ लेंगे, जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं उनका हमने आधारभूत बेसिक प्रारंभिक ज्ञान देख लिया है। फिर विज्ञान के इन मूलभूत शाखाओं के बाद कुछ अन्य शाखाएं भी होती हैं जो मुख्य रूप से आपकी परीक्षा का बहुत बड़ा हिस्सा है। यानी कि मुख्य रूप से आपकी परीक्षा में यहाँ से एक आध क्वेश्चन जरूर आता है, जैसे पेडोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, साइटोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, ऐसे तमाम लॉजी वाले प्रश्न होते हैं। जैसे एपीकल्चर, सेरिकल्चर, है ना, ये जो क्वेश्चन आते हैं वो पूछ लेते हैं कि इस ब्रांच के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, या रेशम कीट पालन का निम्नलिखित में से विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जा रहा है, या हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमको विज्ञान की कुछ अन्य शाखाएं भी देखनी है, जहां से परीक्षा में एक प्रश्न जो है वो कंपलसरी पूछा जाता है। तो विज्ञान की प्रारंभिक जो शाखाएं हैं या विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं उन शाखाओं में हम देखें तो जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के साथ कुछ अन्य शाखाएं हैं। इनको अभी हम थोड़ी देर से समझना स्टार्ट करते हैं। फिर हमें दिया है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां। तो भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान कौन कौन से भाई साहब? तो भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है इसरो है, DRDO है ना, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, बार्क है, भामा एटॉमिक रिसर्च है। ऐसे तमाम भारत के कुछ बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। कुछ छोटे छोटे संस्थान भी है जो मध्य प्रदेश में भी है ना, जैसे सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र, ये भी तो विज्ञान के कुछ अनुसंधान केंद्र ही है ना, यानी कि विज्ञान की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है, शाखाएं हैं। तो उन शाखाओं की हमको उपलब्धियां भी देखनी, जैसे इसरो की उपलब्धि देखनी है, बार्क भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है उसकी उपलब्धि देखनी है। क्यों देखनी है? क्योंकि उनके माध्यम से भारत में आज परमाणु रिएक्टर बन रहे हैं, परमाणु बम बन रहे हैं, परमाणु भौतिकी पर रिसर्च हो रही है, रेडियो एक्टिविटी पर कार्य हो रहा है, वो सारी चीजें, और उनके माध्यम से भारत लगातार अपनी ऊंचाइयों को, आसमान की ऊंचाइयों को लगातार छूता जा रहा है और विश्व पटल पर अपने एक प्रमुख स्थान, एक प्रमुख अपनी छाप को छोड़ता जा रहा है। ठीक, फिर उसके बाद है उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां। ये भी अच्छा टॉपिक है।
उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल और नेचुरल जो सैटेलाइट होते हैं वो समझ लेंगे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो उसके कौन कौन से घटक होते हैं भैया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनता कैसे है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाने के लिए हमें जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है उनको हम यहाँ पे घटक के रूप में, कंपोनेंट्स के रूप में पढ़ेंगे। टेलीमेट्री क्या होता है, ट्रांसपोंडर क्या होता है, ठीक है, सोलर पैनल्स क्या होते हैं, एंटीना क्या होता है, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे पढ़नी है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत न सिर्फ उपग्रह को पढ़ना है बल्कि कुछ ऐसे उपग्रह जो भारत के द्वारा प्रक्षेपित किए गए हैं, जैसे आर्यभट्ट है, एप्पल है ना, आपका चंद्रयान फर्स्ट है, सेकेंड है, मंगलयान है, आदित्य L1 है, ये तमाम सरल सैटेलाइट है, और कार्टोसैट है, ऐसे तमाम सैटेलाइट हैं। मेगाट्रॉपिक्स है जो कि फ्रांस और भारत की संयुक्त परियोजना है। ऐसे कई सैटेलाइट हैं जो हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, तो भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में जब से कदम रखा है तब से लगातार कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। एक समय था जब हमें लोग इस तरीके से देखते थे कि ये भूखा नंगा देश है, ये क्या ही करेगा, दो वक्त की रोटी तो कमा नहीं पा रहा है अपने नागरिकों के लिए, और ये अंतरिक्ष में आए बड़े कदम रखने के लिए। और जिस दिन हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कदम रखा उस दिन से हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसरो हमारे द्वारा स्थापित एक ऐसी गौरवशाली संस्था है जिसने हमें हमेशा गौरव का अनुभव कराया है। हमने एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हमारा ऐसा लॉन्च व्हीकल है जो ध्रुवीय उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए हमने बनाया था, लेकिन हमने इससे मार्स ऑर्बिटल मिशन को भी अंजाम दिया है ना। तब आपने देखा होगा मोदी जी ने कहा है मॉम कभी असफल नहीं होती, है ना। तो ऐसे कीर्तिमान हमने स्थापित किए हैं, छोटा मोटा नहीं है भारत, ठीक है। भारत कीर्तिमान स्थापित करने में जब आता है ना तो अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। फिर उसके बाद हमको यहाँ पे देखना है मानव की शरीर की संरचना। तो मानव का जो शरीर है वो मुख्य रूप से किससे बनता है? मानव का जो शरीर है कई कोशिकाओं का समुच्चय होता है। मानव का जो शरीर है, इस शरीर के अंदर कई हजारों लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में क्या मौजूद होती है? कोशिकाएं मौजूद होती हैं। जिस तरीके से आपके घर का निर्माण जो है ईंटों से होता है, जैसे कि ये आपका घर है, इस घर का निर्माण ईंट से हुआ है, उसी प्रकार से आपके शरीर का निर्माण कोशिका से हुआ है, ठीक। तो मानव शरीर की जो संरचना है, इस संरचना के लिए कोशिका को पढ़ना है। कोशिका आपस में मिलकर जिस संरचना का निर्माण करती है उसको हम कहते हैं ऊतक यानी कि टिश्यू। टिश्यू आगे चल के अंग का निर्माण करते हैं, अंग आगे चल के आपका एक सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम जो है, अंग तंत्र जो है, अंग तंत्र यानी कि जो सिस्टम है वो आपके पूरे शरीर का निर्माण कर देते हैं। जिस प्रकार से ईंट आगे चल के दीवार बना देती है, दीवार पिक्चर की बात नहीं हो रही, नहीं पता चले कि आप अमिताभ बच्चन चिल्लाने लग जाओ, है ना। ईंटें मिलकर दीवार बना देती है, दीवार मिलके कमरे बना देते हैं, कमरे मिलके आपका मकान बना देते हैं, और मकान में आप जब रहने लगते हैं तो उसी को ही आप घर कहने लगते हैं। तो जिस प्रकार से आपके सुनहरे घर का निर्माण ईंटों से हुआ है, वैसे ही आपका जो मजबूत शरीर है उसका निर्माण कोशिकाओं से हुआ है, ठीक। तो मानव शरीर की जो संरचना है, मानव शरीर की संरचना के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं। सबसे पहले सेल पढ़नी है, फिर उसके बाद हमको पढ़ना है ऊतक, फिर उसके बाद हमें पढ़ने तो अंग हैं, लेकिन अंग पढ़ेंगे कैसे? इसके लिए हमको पढ़ने हैं सिस्टम। हम एक एक सिस्टम पढ़ेंगे और 8 हमारे सिस्टम हैं। इन 8 सिस्टम के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं वो सारे के सारे अंग आपके सामने ओपन कर दिए जाएंगे। आप देखते देखते ये बता देना कि ये मेरा दिल है कि उसका दिल है। जिसका भी दिल है आप उस दिल को पहचान जाएंगे, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आगे क्या है? पोषण, आहार, पोषक तत्व और कुपोषण। यानी कि प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए, शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, यानी कि भोजन की आवश्यकता होती है। और ये भोजन है, भोजन के रूप में हम कौन कौन से पोषक तत्वों को उपयोग में लाते हैं, जिन्हें बायोलॉजिकली अगर अपन देखें तो 2 भागों में बांटते हैं, एक गुरु पोषक तत्व, दूसरा लघु पोषक तत्व। गुरु पोषक तत्व के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये 3 मौलिक तत्व हैं जिनको आप खाते हैं, जिससे आपके शरीर की 100% ऊर्जा की आवश्यकता पूरी हो जाती है।
फिर लघु पोषक तत्व में आपके आते हैं विटामिन आता है, खनिज लवण आते हैं, पानी आता है, फाइबर्स आते हैं। इनको खाने पीने से आपके शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन आपके लिए ये भी बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर ये नहीं मिलते हैं तो इनकी न मिलने से आपके शरीर में क्या होते हैं, रोग हो जाते हैं, डिसीज पैदा हो जाती है। जैसे विटामिन ए नहीं मिलेगा तो विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी रोग हो सकता है। विटामिन बी नहीं मिलेगा तो बी में कई बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं। बी1 नहीं मिलेगा तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोग जो है वो वेरी वेरी रोग है वो हो जाएगा। बी3 नहीं है तो पेलेग्रा हो जाएगा। ऐसे कई विटामिन है। विटामिन सी नहीं है तो विटामिन सी के ना होने से स्कर्वी हो जाता है। डी नहीं है तो रिकेट्स हो जाता है ना, इसे सूखा रोग भी कहते हैं। ऐसे तमाम रोग हैं, आगे हम पढ़ेंगे। कुपोषण हमारे शरीर की पोषण की स्थिति को व्यक्त करने वाली एक ऐसी स्थिति है जब किसी व्यक्ति को संतुलित मात्रा में भोजन प्राप्त नहीं होता। तो संतुलित मात्रा में भोजन के प्राप्त न होने से जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको कहते हैं कुपोषण। और कुपोषण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। जब अच्छी मात्रा में पोषण नहीं मिलता है, ठीक, तो उसको कहते हैं अल्प पोषण। और जब ज्यादा मात्रा में मिल जाता है तो उसे कहते हैं अपन अति पोषण, है ना। और ये दोनों ही कुपोषण के अंतर्गत हैं। अल्प पोषण यानी कि पोषण की कमी, कुछ लोगों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि के रूप में कम मिलता है। कुछ को कुछ ज्यादा ही मात्रा में फैट खा खा के 400 कुंटल के हो गया, अब ना हिला जा रहा ना डुला जा रहा है, तो वो भी कुपोषण का ही एक प्रकार है, बस वो अति पोषण को व्यक्त करेगा। ठीक, आनुवंशिक रोग जिसके अंदर सिकल सेल एनीमिया उन्होंने लिख के दिया है, तो भैया आनुवंशिक रोग पढ़ेंगे सारे के सारे। और साथ ही साथ सिकल सेल एनीमिया को अपन पोस्टमार्टम करते हुए पढ़ेंगे, उसका कारण जानेंगे, उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके निदान कार्यक्रम जो सरकार ने चलाए हैं वो पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इससे संबंधित जो अन्य कार्यक्रम हैं जो जुड़े हुए हैं इस रोग से वो भी पढ़ लेंगे। ठीक, फिर स्वास्थ्य नीति एवं अन्य जो कार्यक्रम हैं जो स्वास्थ्य से जुड़े हैं, चाहे उसमें निरोधात्मक हैं, चाहे उपचारात्मक हैं, चाहे आपके क्या कहते हैं टीकाकरण से संबंधित है, चाहे किसी संक्रामक रोग से संबंधित है, चाहे किसी असंक्रामक रोग से संबंधित है, चाहे जीवन शैली से संबंधित है, चाहे स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हो, चाहे स्वास्थ्य अभियान हो, ये सारी चीजें अपने को यहाँ पे एक एक करके पढ़नी है। ठीक, उनकी रोकथाम एवं स्वास्थ्य सूचक इंडिकेटर्स जो है, स्वास्थ्य के जो सूचक हैं उनको बायोलॉजिकली जो नाम दिया जाता है उसको बोला जाता है बायोमार्कर। स्वास्थ्य के जो सूचक है वो है बायोमार्कर। हेल्थ इंडिकेटर जो होते हैं वो बायोमार्कर्स होते हैं। बायोमार्कर आपके बॉडी के अंदर जैसे इंसुलिन है, हीमोग्लोबिन है, ऐसे तमाम हैं जो जिनकी कमी से अधिकता से आपके शरीर में रोग होते हैं। जब आप बीमार हो जाते हैं तब डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज करवाने के लिए, तो डॉक्टर टेस्ट लिख देता है कि भैया ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, ये फलाना दिखाना। जैसे आपने देखा होता है बहुत चर्चित, डॉक्टर बार बार लिखता है सीबीसी टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, है ना। कुछ डॉक्टर एफएलटी लिखते हैं। एफएलटी क्या होता है? फुल लीवर टेस्ट। एफएलटी मतलब वो आपकी परीक्षा नहीं हो रही है कि पता है 10 यूनिट मिलके एक टेस्ट हो रहा है। एफएलटी यानी फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट नहीं है, एफएलटी यानी कि फुल लीवर टेस्ट हो रहा है। तो लीवर की जांच होती है, ऊपर वाले में आपके ब्लड की संपूर्ण रूप से जांच होती है, और उसमें आपके ये स्वास्थ्य इंडिकेटर हैं जो बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम है, ज्यादा है, हाई बीपी है, लो बीपी है, शुगर हाई है, लो है, ये सारी चीजें इंडिकेटर के रूप में अपने को पता चलते हैं। सतत विकास की अवधारणा एवं एसडीजी यानी कि सतत विकास लक्ष्य। ठीक, तो ये दोनों हमको पढ़ लेने हैं। सतत विकास क्या है? वैश्विक स्तर पर विकास की एक ऐसी अवधारणा को सतत विकास कहते हैं जो ये बताता है कि हमें वर्तमान में जो संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं उन संसाधनों का हमको उपयोग करना है, लेकिन इस वादे से करना है कि भविष्य में ये संसाधन अमिट रूप से वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। जैसे छिपकली के नाना कौन है? डायनासोर। डायनासोर मर गए, किसने मारे? हमारे पूर्वजों ने, हमने तो नहीं मारे। तो हमारी जिम्मेदारी है कि आगे हमारी जो जनरेशन है वो आगे आने वाली है, उस जनरेशन के लिए हम उसको फोटो में ना दिखाएं, देखो बेटा ये शेर है, तो बोले पापा ये शेर अभी नहीं मिलता, कि नहीं हम जैसे लोगों ने मार दिए, आज शेर नहीं है, विलुप्त हो गए।
तो हमें, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, हमें इन सब चीजों को संरक्षित करना है और अपने दोहन के साथ साथ भविष्य में इनके दोहन की उपयोगिता को बनाए रखनी है। जैसे हम कोयला को यूज में लाते हैं तो कोयला इतना इस्तेमाल करें, इतना इस्तेमाल करें, इतना इस्तेमाल करें कि कोयला खत्म ही हो जाए भंडार उसका। फिर हम आने वाले बच्चों को बताएं कि भैया प्राचीन काल में ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता था, वर्तमान में कोयला विलुप्त हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना है सतत विकास। फिर उसके बाद है पर्यावरणीय कारक, पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता। ये पर्यावरण से जुड़े हुए 3 टॉपिक हैं, है ना। यहाँ पे स्वास्थ्य से जुड़े हुए टॉपिक ये हो गए, स्वास्थ्य नीति, आनुवंशिक रोग, ठीक है। और पर्यावरण से जुड़े हुए 2 टॉपिक हो गए लास्ट में, पर्यावरण कारक क्या होते हैं, पर्यावरण क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, जैव विविधता क्या होती है। जीवों के मध्य पाई जाने वाली विविधता जैव विविधता है। जैसे जहां मैं क्लास ले रहा हूं वहां पे तमाम चींटियां भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि यार सर वहां पे चींटियां गंदा है, नहीं, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, साफ है पूरा बकायदा। तो यहाँ पे चींटियां भी हो सकती हैं, मच्छर भी हो सकते हैं, मैं हूं और अन्य जीव हो सकते हैं, नीचे जाओ कुत्ता भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसे कई जीव, यानी कि जीवों के मध्य एक निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली विविधता जैव विविधता कहलाती है। और ये जैव विविधता में हर एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित होता है, एक दूसरे से क्या करता है, अंतर संबंध रखता है, ठीक। अगर कोई एक जीव विलुप्त हो जाएगा तो उसका प्रभाव दूसरे पे पड़ेगा, दूसरा विलुप्त हो जाएगा तीसरे पड़ेगा, धीरे धीरे पूरी खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जिससे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ना लग जाएगा। और उसी से उत्पन्न होगी एक समस्या जिसका नाम है जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन का ही एक क्या है, एक क्या कहे, जलवायु परिवर्तन का ही एक कारण है, जिसके कारण आज सितंबर में क्या हो रही है, बारिश हो रही है। सितंबर के महीने में क्या हो रही है, बारिश। जबकि आपने पढ़ा होगा मध्य प्रदेश में सितंबर अक्टूबर को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, जबकि सितंबर अक्टूबर द्वितीय ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी पड़नी चाहिए यहाँ पे, लेकिन बारिश हो रही है। क्यों? क्योंकि मौसम चक्र परिवर्तित हो गया है। ये पर्यावरण की समस्याएं हैं, जलवायु परिवर्तन उसको प्रदर्शित कर रहा है। फिर आगे चल के प्रदूषण है, प्राकृतिक आपदाएं हैं और उनके प्रति प्रबंधन होना चाहिए। तो ये सारी टॉपिक जो है हमारे सिलेबस में, जो हमें आयोग ने लिख के दिया है, हमको ये सारे के सारे टॉपिक क्या करने हैं, पढ़ने हैं, ठीक। तो अब इनको पढ़ने के लिए आपको मैं पहला टॉपिक स्टार्ट करता हूं, और पहले टॉपिक का नाम है विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, ठीक। विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का जो प्रारंभिक ज्ञान है वो हमारा ये जो टॉपिक है वो हम कब पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। ये लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, और इसको लेंदी ना करते हुए इसको आपको एक प्रारंभिक समझ के रूप में यहाँ पे आपको छोड़ के जाते हैं। अब आपको एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ने के साथ साथ आपको टॉपिक को पूरी तरीके से समझा देंगे कि ये टॉपिक है, इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, इसको मैं आपको पूरी तरीके से समझा दूंगा, ठीक। अब आपके पास जो भी नोट मटेरियल है उस नोट्स मटेरियल से आपको वो याद कर लेना है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले समझाया गया, इस समझाने के बाद आपने दूसरे नंबर पे उसको याद किया, समझाया फिर याद किया। तीसरे नंबर पे आपको डिस्कस करना है अपने दोस्तों के साथ, और अपने उन दोस्तों से बताना है कि अच्छा चलो ये बताओ, वो बोले कि अच्छा चलो तुम ये बताओ, तुम ये बताओ। जैसे कि मान के चलो पेडोलॉजी, तो मिट्टियों का अध्ययन, तुम उससे पूछो सेरोलॉजी क्या है ना, हेमेटोलॉजी क्या है। ये सारी चीजें आप उनसे पूछो, वो आपसे पूछेंगे, एक दूसरे से डिस्कस करोगे तो याद रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्कस करने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, है ना। अगर मान के चलो आपके पास कोई दोस्त नहीं है तो आप डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव लगाएं। बस आपको केवल और केवल 2 काम करने हैं। एक काम मैं कर रहा हूं आपके लिए, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप उस समझने के बाद इसको याद करेंगे और केवल ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं लगाएंगे तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा में अच्छा स्कोर करने में आपको बहुत तकलीफ आएगी, लेकिन आप लगातार ऑब्जेक्टिव लगाते जाएंगे तो ये मान के चलिए एक बार में ही आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। और एक बार का मतलब जब पहली बार में आप तैयारी कर रहे होते हैं तो पूरी ईमानदारी से जब तैयारी करते हैं तो जितनी एनर्जी आप लगा सकते हैं उतनी दूसरी बार तीसरी बार में नहीं लगती, क्योंकि व्यक्ति का जो मोटिवेशन है सेल्फ डाउट में कन्वर्ट हो जाता है, और सेल्फ डाउट के कारण वो मोटिवेशन नहीं हो पाता।
तो पहली बार में आप जितनी एनर्जी लगा सकते हैं उतनी लगा दीजिए। आप 6 घंटे सो रहे हैं, 5 घंटे सो लीजिए, लेकिन अपने काम को खत्म कीजिए और आपकी आज की काली रातें कल सुनहरे भविष्य के रूप में कन्वर्ट होंगी। उसका ब्याज आपको सुकून देगा। और इसी के साथ यहाँ पे लेक्चर खत्म करते हैं। अगला लेक्चर होगा विज्ञान की शाखाओं का, ये जो प्रारंभिक ज्ञान है, प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, इससे संबंधित होगा। जय हिंद।